अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान को। एक तरफ ईरान, अमेरिका, इस वॉर सिचुएशन, दूसरी तरफ इसराइल के मज़े लगे हुए हैं। वार जब तक चलती रहेगी, इसराइल इस पूरे खित्ते में अपनी साजिशों को जारी रखेगा। अभी हालिया इसराइल ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है, यानी जो जिसको शैतान याहू कहते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, उसने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि लिबनान में बहुत ज़्यादा ज़ोरदार कार्रवाइयाँ की गई हैं। इससे क्या मुराद ली जाए? वही जो गज़ा में करते आए, उसी तरह कत्लो गारतगिरी जो गज़ा में कर रहे थे, बल्कि कर रहे हैं, कर रहे थे नहीं, कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इनकी बंदूकें, इनकी दहशतगर्द फ़ौज रुकी नहीं है। रोज़ाना की बुनियाद पे बच्चों का गायब होना, नौजवानों का गायब होना, नस्ल कुशी होना, ख़वातीन की इसमत दरी होना, हस्पतालों को तबाह कर देना, स्कूल्स की वापस कंस्ट्रक्शन ना होने देना, तो ये इस बात का सबूत है कि ये एक पूरी नस्ल को तबाह करना चाहते हैं और ये दुनिया में इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन मौजूद हैं। यही हाल भारत का है। भारत भी सेम रवा रखे हुए मॉडस ऑपरेंडाई अगर आप देखेंगे तो जो कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में भारत ने रवा रखी है, किसी जगह पर नौजवानों को आंखों से महरूम किया जा रहा है, बच्चों को आंखों से महरूम किया जा रहा है, तो कहीं बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, नौजवानों को गायब किया जा रहा है। ख़वातीन के साथ वही रवैया है जो इसराइल का है। आबादी का तनासुब वैसे ही तब्दील किया जा रहा है जैसे इसराइल कर रहा है। तो ये दोनों फादरलैंड और मदरलैंड, यानी इन्होंने अपना बेफॉर्म पूरा कर लिया है। पहले भारत को वालिद की तलाश थी तो उन्होंने अपना फादरलैंड तलाश कर लिया, तो बेफॉर्म उनका पूरा हो गया भारत। लेकिन इनकी मॉडस ऑपरेंडाई एक ही है, एक ही तरीका है वारदात है। दूसरी तरफ आबनाए हुर्मस, उसकी बंदिश और पूरे खित्ते पर मंडलाते एक बार फिर जंग के साए। क्या अब हालात कुछ दूसरी तरफ जा रहे हैं? अमेरिका की तरफ से जारहाना इकदामात को थोड़ा सा रोका गया है। जंग चल रही है और हमले भी चल रहे हैं, ईरान उसका भरपूर जवाब दे रहा है। अब इस हालत पर अमेरिका आ चुका है कि अमेरिकी सदर कहते हैं कि जो ख़ानदान इस वक्त अपने प्यारों से महरूम हुए हैं, यानी वो लोग जिन्होंने ईरान पर हमला किया था और ईरान ने उस सारे हमले को पसपा करके वहाँ पर उस फौज को ख़त्म किया या मारा, तो उनको उसका पैसे चाहिए और वो दावा कर रहे हैं जी इनकी कंपनसेशन दें। ये वो हाल है जो अब अमेरिका का पूरी दुनिया देख रही है। इस पर भी बात करेंगे। मक्का मुआहिदा, क्या वाकई तेहरान को इससे कोई परेशानी है? नहीं है। तेहरान बड़े वाज़ेह तौर पर सामने आया और उन्होंने कहा जी कि ये हमारे खिलाफ नहीं है, जिनके है उन्हें समझ आ जाएगा कि किसके है, और पूरी दुनिया समझ रही है। पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कहा जी कि गुज़िश्ता साल मुआहिदा तय पाया था, ये उसी की तजदीद और तौसी है, इसके मकासद जारहाना नहीं है, बल्कि खित्ते में अमन सलामती और खुशहाली के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। हुआ क्यों ये मुआहिदा, सबसे पहले इस पर भी बात करेंगे। सिक्योरिटी खदशात के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने से बड़े दुश्मन को 77-78 सालों से हम बैकफुट पे रखे हुए हैं और 10 मई की रात को पूरी दुनिया ने ये देख लिया। आज ज़रा बड़ी डिटेल बात करेंगे जी। पूरी दुनिया में नए बनते हुए कुछ ऐसे एवेन्यूज़ हैं जिसमें नई दोस्तियाँ नज़र आ रही हैं, और कुछ हम ज़रा बात करेंगे इस पूरे खित्ते को लेकर, इस पूरे खित्ते की सिचुएशन को लेकर। आबनाए हुर्मस, ठीक बात है कि आबनाए हुर्मस फ़ौजी ताकत से तो नहीं खुल सकती, ये ईरान की बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब इसका क्या हाल है और कैसे होगा, और दूसरी तरफ मक्का मुआहिदा, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सज्जाद बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। एंकर पर्सन हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़े शानदार माहिर आलमी उमूर हैं। सईद रिट साहब माहिर आलमी उमूर भी हैं, ख़ुद तालीम व तदरीस से भी उनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। डॉक्टर सज्जाद साहब, सर पहले ज़रा चाहूँगा हम मक्का मुआहिदे पर बात करें, क्योंकि हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। पहले एक प्रोपेगेंडा अमेरिका से शुरू हुआ जी, इस मुआहिदे पर ईरान को परेशानी है। ईरान ने कहा जी हमें तो कोई नहीं है, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्किया से हमारे गहरे मजहबी, तारीखी और तहजीबी मरासिम है। मुआहिदे पर तशवीश किसी और को है, हमें तो हो ही नहीं सकती। बहुत शुक्रिया अरसलान। इसके कई पहलू हैं जिस पे बात की जा सकती है। इसमें एक पहलू बड़ा अहम है, जब भी आप किसी एमओयू की तरफ बढ़ते हैं या आप किसी पैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, किसी मुआहिदे की तरफ बढ़ते हैं, तो उसमें सोने पे सुहागा तब होता है जब आपकी कुछ सिमिलैरिटीज एक दूसरे से मिलती हैं, यानी एक दूसरे से ममासलत होती है। एक तो हमारी रिलीजियस सिमिलैरिटीज हैं, दूसरी हमारी कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं, तीसरी हमारी एक अच्छी रिलेशनशिप है, और फिर हमारी ज्वाइंट इस हवाले से जो है वो पहले भी हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह भी करते रहे हैं। फिर जो सबसे अहम है इसमें वो है हरीमैन शरीफैन का तकद्दुस और हुर्मत। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज ऐसी हैं जिसके तहत ये मक्का जो डिफेंस पैक्ट है
ये कामयाब होगा। और ये इसमें आपको मैं बताता चलूं कि शायद इसको गलत इसकी इंटरप्रिटेशन की जा रही है, इसको किसी मुल्क के खिलाफ ये नहीं है। हाँ, इस वक्त जो परेशानी है, ये पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं, तो वो फादरलैंड को और मादरलैंड को है। बिला वजह ही है, क्योंकि हम तो बड़ा वाजे तौर पे हमारा स्टांस है, बल्कि ये उम्मा का स्टांस है कि हरीमैन शरीफैन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ना कोई कर सकता है। सही बात है। तक बात बाबुल मंदब को लेकर की जा रही है, ईरान को लेकर की जा रही है, तो अब्बास इराक्ची ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ये एक खुशाइन है। बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि आने वाले दिनों में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक आलमी मुबसरीन की राय को अगर इकट्ठा किया जाए, तो ईरान, बहरीन जी हाँ। और कुवैत, ये तीन ममालिक जो है इनिशियली जो है वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। ये ख्यालात जो है वो लोगों के हैं, मुख्तलिफ जी, आदाद-ओ-शुमार। बैनुल-अक़वामी तौर पर ये सोच उभर रही है डॉक्टर साहब। जी, आज अब आ जाते हैं कि इस पैक्ट के बाद जो है वो इजराइल जो है वो उसको बहुत परेशानी है, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ है। कल बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उसने दो तीन बड़ी अहम बातें की है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा है कि ईरान हमसे डर गया और ईरान ने हम पे हमले करना बंद कर दिए। दूसरा, उसने कहा कि जब तक मैं बेंजामिन नेतन्याहू है तब तक मैं उसको ईरान को किसी सूरत में न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दूंगा या उसको न्यूक्लियर मवाद जो है वो नहीं बनाने दूंगा। लेकिन एक और एक्सियोस फिर ये कह रहा है, बल्कि बैनुल अक़वामी जरीदा, शायद मैं नाम उसका इस वक्त भूल रहा हूं, जिसने ये कोट किया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस कंडीशनैलिटी को, जिसको मैंडेटोरली उसने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, कि जब तक ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से बैकफुट पर नहीं होगा तो ये कोई भी मुआहिदा नहीं होगा। लेकिन अब एक सेफ पैसेज की बात की जा रही है कि अमेरिका चाहता है कि वो किसी न किसी तरह यहां से राय फरार इख्तियार करे। तो अब इस पैक्ट का क्या होगा? ये इंतहाई अहम एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट है, इसको आप कह सकते हैं कि जो बाबुल मंदब है ये सिर्फ एक हमारा मसला नहीं है। बाबुल मंदब जो है एक तरफ स्विस कनाल, रेड सी, इंडियन ओशन, अरब, ये मतलब ओवरऑल अगर आप देखें, अगर आप स्टेट ऑफ हुर्मस और फिर उसके बाद यहाँ पे भी ये मामला खड़ा हो जाता है, तो आपकी ब्लू इकोनॉमी मोर देन 60% जो है इससे मुतासिर होती। यूरोप तक जो है वो यही आपके पास एक वाहिद रास्ता है जिसके जरिए जो है ब्लू इकोनॉमी जो है उसकी ग्रूमिंग होती है। अब अगर यहां पर बाबुल मंदब के हवाले से खुसूसी तौर पर होतीज का लेकर ले ले, तो पाकिस्तान के इस हवाले से कंसर्न सिर्फ ये है, और पाकिस्तान ने तंबी भी की, होतियों को बताया भी कि हम किसी सूरत में हमारा जो भी कॉन्वाई यहां से गुजरेगा, हमारी जो भी शिप या जहाज यहां से गुजरेगा, अगर उसको रोका गया, हर्डल पैदा की उस पर हमला, तो ये पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा। बड़े वाजे तौर पर बता दिया कि फिर हमारा बड़ा सख्त स्टांस होगा। लेकिन खुदारा इसके कंपोनेंट्स को समझा जाए, जो कि मक्का जो पैक्ट है उसका एक है मैरी टाइम सिक्योरिटी, दूसरा है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, तीसरा है ज्वाइंट डिफेंस प्रोडक्शन। ये तीन तो इसके मेजर पार्ट है। लेकिन इसकी जो पंच लाइन है, ये चौथी, इसको आप मेजर कंपोनेंट भी इसका कह सकते हैं, और वो ये है कि एक दूसरे की सालमियत, यानी एक पर हमला दूसरे मुल्क पे और तीसरे यानी दोनों मुल्कों पर हमला तस्वर किया जाएगा। ये है इस की पंच लाइन और ये इसके कंपोनेंट्स हैं जिसके तहत जो है ये एग्रीमेंट हुआ है। और ये एग्रीमेंट या ये डिफेंस पैक्ट जो है इसकी अशद जरूरत थी, और उसका जो एक अहम इसके अगराज व मकासद है वो ये है कि अरसे दराज से ये ईरान की भी डिमांड थी, ये मिडिल ईस्ट को भी कंसर्न्स थे कि हम अपनी सिक्योरिटी और अपने रीजनल जो इश्यूज हैं उसको खुद हल करें, ना कि हम वेस्ट को या थर्ड वर्ल्ड को या तीसरी किसी मुल्क को इस चीज की इजाजत दें कि अच्छा, वो ये आपने बड़ा अच्छा कहा डॉक्टर साहब। मैं जरा इस पर हमारे आपसे ना आज थोड़ी सी और बात भी करूंगा कि खित्ते में सोच बदल रही है, खित्ते में दोस्तियां भी बदल रही हैं और खित्ते की डायरेक्शन भी तब्दील हो रही है। ईरान अमेरिका जंग ने बहुत कुछ तब्दील किया है और हम देख रहे हैं कि सऊदीया और ईरान के दरमियान बड़ा तहम्मुल का एक रिश्ता भी थोड़ा और बेहतर हो रहा है, चीज़ों को समझ रहे हैं कि किस तरह से क्या होना है। और मैं ज़रा चाहूँगा हम इस पर और थोड़ी सी डिटेल भी बात करें। पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ ये है, हम तो, मैं पहले से कह रहा हूँ, हमें क्या ख़तरा था, क्या डर था, क्या ज़रूरत थी? हमें तो कोई ज़रूरत नहीं। 77-78 सालों से पाकिस्तान की अफवाज अल्हम्दुलिल्लाह अपने से 10 गुना बड़ी फ़ौज को हिम्मत हौसले के साथ ही नहीं, अक्ल के साथ भी, हरबी तैयारियों के साथ भी मात देती आ रही है और मात दे रही है। और उसका मुंह बोलता सबूत 10 मई है, जिसके बाद पूरी दुनिया में एक पावर पैराडाइम इस खित्ते का शिफ्ट होता देखा। अच्छा सईद रेड साहब, सर
पहले ज़रा हम ये जो माहिदा है, मक्का माहिदा, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। जी शुक्रिया। बिल्कुल, ये वायदा मेरे ख्याल में इसमें जो आपने जिस तरह बात की, ईरान को कोई तकलीफ नहीं है और इसका बड़ा क्लियर स्टेटमेंट उनकी तरफ से जो आया जिस तरह से कि उन्होंने वेलकम भी इसको किया। और दूसरा उन्होंने ये बात की कि ये जो है बेसिकली इसको अगर देखा जाए तो इसका मकसद ये है कि खित्ते में जिस तरह से अमेरिका एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे था इस जंग से पहले, तो इसका मकसद है कि ये अब जो खित्ते के ममालिक हैं वो सोचने पे मजबूर हुए हैं कि अमेरिका जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। और इसका मकसद है कि जो सऊदी अरब है वो ये समझता है कि उसको ज़रूरत है पाकिस्तान के साथ और तुर्की के साथ। पाकिस्तान के साथ पहले ही उन्होंने 2025 में आपको पता है कि एक डिफेंस पैक्ट हो चुका है और हरमैन शरीफैन के हवाले से तो पाकिस्तान की ये पॉलिसी बहुत पुरानी है कि उसके ऊपर कभी भी आँच आएगी तो पाकिस्तान की जो है वो फौज उधर खड़ी होगी और पाकिस्तान उधर खड़ा होगा सऊदी अरब के साथ। तो ये तो एक बड़ा यानी हमारा जो ताल्लुक है सऊदी के साथ वो इस डिफेंस पैक्ट से भी पुराना है। तो डिफेंस पैक्ट भी 2025 में आया है। अब ये जो जिस तरह से हुआ तो इससे मेरे ख्याल में ईरान का ये बिल्कुल सही है उसकी अंडरस्टैंडिंग कि ये जो बेसिकली एग्रीमेंट हुआ है ये अगर इस तरह के एग्रीमेंट बढ़ेंगे तो इसका मकसद ये हुआ कि अमेरिका का जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस रीजन में एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा। और जो कि ईरान की सबसे बड़ी डिमांड है, अगर आप देखें तो ईरान चाहता भी ये है कि सऊदी अरेबिया इस रीजन से निकल जाए और ये रीजन के मुमालिक अपनी जो सिक्योरिटी है उसका कोई अरेंजमेंट मिल के करें। तो ओवरऑल आगे चल के जिस तरह से ये जो एग्रीमेंट है वो ओपन है तो इसमें जो अभी जो हमें ये पता चल रहा है कि इसमें इजिप्ट भी शामिल हो जाएगा, कुछ अरसे बाद हो सकता है कुवैत शामिल हो जाए, कतर शामिल हो जाए और किसी स्टेज पे अगर इसमें ईरान भी शामिल हो जाता है तो फिर ये एक लार्जर। और अभी यूएई का बल्कि एक स्टेटमेंट में अभी देख रहा था कि वो बहुत कंसर्न है कि ये जो सिचुएशन है मिडिल ईस्ट की वो ना तो जंग वाली है ना अमन वाली है और ये सिचुएशन सस्टेनेबल नहीं हो सकती है। तो इस सिचुएशन में से निकलने का कोई रास्ता जिसमें कोई रूल्स ऑफ द गेम सेट हो और जो बेसिकली इंटरनेशनल लॉ और उसके ऑनर और सॉवरेंटी की ऑनर और ये रिस्पेक्ट ये चीज़ें इंश्योर करना, उसके लिए एक डिफेंस पैक्ट जिस तरह से नेटो का आप देखें तो डिफेंस पैक्ट है, उस तरह का डिफेंस पैक्ट अगर रीजन के तमाम ममालिक बना लेते हैं तो फिर जो है वो अमेरिका की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये रीजन अपने आप को खुद सिक्योर कर सकेगा। तो मेरे ख्याल में उस तरफ अगर ये गेम जाती है जिसके चांसेस अभी नजर आ रहे हैं तो फिर ये बहुत अच्छा होगा। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, जरा इस पर बात करेंगे कि सऊदी अरब माली ताकत भी है, जोग्राफियाई अहमियत भी उसकी मौजूद है, यहाँ पर जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी, दिफाई सनद, ये बड़ी इंपॉर्टेंस है। इससे पहले ये तजर्बा नेटो के तौर पर देखा गया है, तो ज़रा इस पर भी बात करते हैं। ज़रा बात करेंगे थोड़ी सी डिटरेंस जिसका मैंने जिक्र किया कि उस पर थोड़ी सी बात करने की ज़रूरत है। फिर हम ज़रा बात करेंगे इंट्रापैराबिलिटी की, यानी मिलकर काम करने की सलाहियत और मुश्तरका मकासद, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी चैलेंजेस को लेकर जिसका जिक्र ये कर रहे हैं। ब्लू इकॉनमी बहुत बड़ा चैप्टर है और ये पूरा खित्ता ब्लू इकॉनमी की वजह से बहुत रिच कहलाता है। अभी हालिया हमने इस जंग में इसका मंजर देखा जो कि कभी भी सेंट्रल आइडिया नहीं था इस जंग का, लेकिन चूंकि जंग हुई, आबनाए हुरमज़ की बंदिश हुई, उसके बाद पूरी दुनिया की नज़र आबनाए हुरमज़ पर चलेगी और शायद ईरान के लिए भी ये बड़ा अच्छा मौका था, उन्हें अपनी ताकत का अंदाज़ा भी हो गया। डॉक्टर सज्जाद साहब, सर दो तीन चीज़ें, तुर्किया का रोल, पाकिस्तान का रोल इस मुआहदे में क्या कैसे हो सकता है, चूँकि थोड़ी सी हमें इस पर बात करने की भी ज़रूरत है। फिर ये जो मैंने अभी दिफाई सलाहियत के साथ दिफाई सनद की बात की, हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी है सर। अच्छा देखिए, इसमें अरसलान अभी थोड़ी देर पहले एक बात हुई थी, मैं उसको भी रिस्पॉन्ड करूंगा। बिल्कुल, सऊदी अरेबिया जो है वो $10 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी का ख्वाहिशमंद है गवादर में, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा एक नुक्ता यहाँ पे उठाया था संदूर के हवाले से। अब आप जरा कड़ियां जोड़ें और आप देखें कि इतनी बेवकूफी और इस तरह की भांड किस्म की जो है ना वो स्टेटमेंट जिनका फॉरेन ऑफिस देता है। पहले ये कह रहे थे कि सिंदूर जारी है, यही आपने भी सुना, हमने भी सुना सिंदूर जारी है। फिर इन्होंने कहा सिंदूर 2 जारी है। अब हम सिंदूर, इसका मतलब ये है कि सिंदूर 1 नाकाम हो गया ना, ये अपनी नाकामी का एतराफ हो गया कि इनको सिंदूर 2 की जरूरत पड़ी। तो सिंदूर 2 तो जारी है, वो आपको नहीं नजर आ रहा। बलूचिस्तान में सिंदूर 2 जारी है, अफगानिस्तान से सिंदूर 2 जारी है। ये भोंडी हरकतें जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये सिंदूर 2 ही तो है। यानी आप हमसे स्ट्रेट लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप भोंडी हरकतें करेंगे। यानी ये सिंदूर 2 है जिसको ये सिंदूर 2 कहते हैं। और अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब इस पे चूंकि आप तो उनके मीडिया पर भी काफी मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, भारत के मीडिया पर, अगर आप नोटिस करें इस मुआहदे को लेकर
जब हमने देखा कि एक प्रोपेगेंडा हुआ तो ईरान ने उस प्रोपेगेंडे को वहीं किल कर दिया। उसके बाद दो ममालिक हैं जिनमें सबसे ज़्यादा तशवीश है। एक अगर आप मीडिया देखें, इसराइली मीडिया, और दूसरा भारतीय मीडिया। वहाँ पर तो दिफाई माहिरीन यहाँ तक कह रहे हैं कि इस मुआहदे के बाद भारत के लिए क्या क्या बहुत बड़ा चैलेंज बन गया इस खित्ते में। देखिए, वो बार बार कह रहे हैं कि ये कागज का टुकड़ा है, इसकी कोई अहमियत भी नहीं है। बार बार वो ये उनका एक नैरेटिव है जो बिल्ड कर रहे हैं वो बार बार, कि ये कागज का टुकड़ा है। तो जितनी दुनिया में फिर ऑकस भी जो है वो कागज का टुकड़ा है, क्वाड भी जो है वो भी कागज का टुकड़ा है, G20 G6 भी कागज का टुकड़ा ही है। फिर तो कागज के टुकड़ों पर ही होता है ना, डिपेंड तो सारा एग्रीमेंट के सूरत में होता है ना, सिग्नेटरीज होते हैं उसके ना। तो वो उनके पास इसका कोई खास वैसे उनके पास लॉजिक नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं इसका क्या होगा, बस वो तकलीफ है सर। वो आप खुद एहसास कर सकते हैं कि उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मैं यहाँ पे उनको मैंने एक वाकया सुनाया था, मैं यहाँ पे भी वो वाकया सुना देता हूँ। ये जो जेलिस और हासिद होता है ना सर, ये हसद की आग में इतना जलता रहता है कि ये खुद को भी नुकसान पहुंचाता है। एक जेलिस को रात को ख्वाब में एक फरिश्ता आया। फरिश्ते ने उससे कहा कि जी मैं आपको कुछ देने के लिए आया हूं, लेकिन शर्त यह है कि आपसे दुगना आपके दुश्मन को दे दिया जाएगा। तो उसने कहा मेरी आधी आंख निकाल लें। आप समझ गए होंगे, यानी दूसरे की आंख, पूरी आंख खोलने के चक्कर में अपनी आधी आंख। जो है हिंदुस्तान की इस वक्त ये सूरत हाल है, सुलग रहा है, उसको आग लगी हुई है। उसको तकलीफ ये है कि यार सऊदी अरेबिया जैसा, जो कि ओपेक का एक बड़ा आम मुल्क है, दुनिया का दूसरा बड़ा ऑयल रिजर्व्स और प्रोड्यूसर है सऊदी अरेबिया, फिर दुनिया की 19वीं बड़ी मईशत है। इसी तरीके से तुर्किया डिफेंस प्रोडक्शन की बात करें, नेटो का दूसरा बड़ा मुल्क है सर। दिफाई सनत के लिए बड़ा हब है, बिल्कुल। और तुर्किया जो है, फिर वो आपको पता है इनके अंदर एक खौफ भी मौजूद है ना, वो सल्तनत उस्मानिया। मैं फिर वो तफसील में नहीं जाना चाहता। वो फिर आगे इनको आने वाले दिनों में बहुत खौफ और बड़े मसाइल इनको हैं कि वो तुर्किया के हवाले से, वो क्योंकि आपको पता है वो जंगजू लोग हैं। और तुर्किया के हवाले से इन्होंने पहले भी हम पे इल्जाम वैसे लगाए, लेकिन हम ले सकते हैं तुर्किया से। हम क्यों ना ड्रोन लें तुर्किया से, हम क्यों ना जो है वो दिफाई मुआहदा करें, या उनसे जो है वो हम अपना असला खरीदें। जबकि इन्होंने आधी दुनिया का असला जो है वो जमा करके आधी दुनिया को बदनाम कर दिया। इन्होंने वो क्या कहते हैं, इनके जो ड्रोन्स थे सर वो लोगों को कत्ल करने के लिए इसराइल को असलहा बेचा, तब इन्हें तकलीफ नहीं थी। हमें इनका क्या है, हमें तो इनको कोई बॉदर ही नहीं करना है। गजा में जो तबाहकारी हुई है, जेनोसाइड हुई है, उसमें सबसे बड़ा वेपन का जो सप्लायर इस टाइम दुनिया में है वो हिंदुस्तान नंबर 1 है, जिसने इसराइल को यह असला फराम किया 2023 से 2025 के दरमियान। ये आपकी रिपोर्ट्स आई है सामने। जी बिल्कुल, हमने इस पे एक शो किया था, अगर आपको याद हो। बिल्कुल। एक तरफ जो है वो थॉट जो है ड्रोन्स वगैरह वो उसके बदनाम किए, फ्रांस के राफेल्स जो है वो उनको बदनाम किया। फिर रूस का जो है S-400 जो था उसकी बैटरियां तबाह करवाई, रूस के असले को बदनाम किया। भाई हमने तो चाइना के असले को उठा दिया, हमने तो तुर्किया के असले को जो है वेपन को उठा दिया। अगर चाइना की हम ले लें तो J-10C जो है इस वक्त पूरी दुनिया में इसकी कितनी मांग है। फिर हमारी जो ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग है JF-17 थंडर, आज कहां पे है JF-17 थंडर? खलीजी ममालिक लेना चाहते हैं, दुनिया में उसकी कितनी जो है डिमांड बढ़ती जा रही है। रफाइल जो है वो कितना उसका ग्राफ नीचे आ गया। तो कहने का मकसद है इससे भौंकने नहीं, ये हमारा हमसाया जो है इसका हर टाइम यही काम है, ये डर्टी पॉलिटिक्स। हमें तो इससे सर कोई लेना देना ही नहीं है। अब आएंगे जरा हम आबनाए हुर्मस को लेके इस पे भी बात करेंगे। पहले सईद साहब, क्या सर ये आपको भी लग रहा है जैसे पूरी दुनिया में एक आइडिया फ्लोट हो रहा है, अभी डॉक्टर साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया कि ईरान कोई दीगर ममालिक इसका हिस्सा बन सकते हैं, तो क्या कोई वाकई ये अगर हम इसको लें तो कोई इस्लामिक नेटो काइंड ऑफ चीज़ हम देख रहे हैं, इस्लामिक ममालिक पर मुश्तमिल? जी इस तरह की चीज़ बनती हुई नज़र तो आ रही है, यानी फ़िलहाल तो उसके खदो-खाल इतने क्लियर नहीं है, लेकिन ये बात तो हमें पता है कि इजिप्ट बहुत जल्दी शायद ज्वाइन कर लेगा। और उसके बाद तुर्की है, और तुर्की तो सारी पहले से है, कुवैत और दूसरे जो ममालिक हैं वो भी, कतर है या दूसरे ममालिक इसमें शामिल हो सकते हैं। इसको अगर आप इससे कनेक्ट करें कि हिस्टोरिकली आपको याद होगा कि 1974 में जब OIC का इजलास लाहौर में हुआ था, तो उस वक्त भी एक कोशिश थी कि इस्लामिक ब्लॉक बनाया जाए और इस मुसलमान मुल्क मिलके जो है वो इस तरह के जो मसाइल हैं उनका सामना करें। तो ये भी एक तरह से कनेक्ट उसको करें। सर ये आइडिया तो मेरा ख्याल है, अगर आप इस बात को ज़रा बेहतर बता सकते हैं, ये आइडिया तो मुझे लगता है तब से लोगों के जहनों में है जब से OIC का किरदार ज़ीरो देखा है।
जी बिल्कुल, ये भी बात आपकी सही है कि ओआईसी से, क्योंकि उस वक्त तो ओआईसी से उम्मीद लगाई जा रही थी कि ओआईसी एक प्लेटफॉर्म होगा, 74 की मैं बात कर रहा हूँ, कि ओआईसी का सेकंड इजलास यहाँ पे हुआ था लाहौर में, और उसी की बात हुई थी जिसमें आपको पता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त पर प्राइम मिनिस्टर थे, और जो है वो इस तरह से आपको बहुत बड़ी-बड़ी लीडरशिप जो है वो मुसलमान लीडरशिप सारी इकट्ठी हुई थी, और सब ने ये मिल के ये जो है वो एक बनाया था, ख्वाब एक देखा था। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ वो तो आपको पता है। लेकिन ये जो है वो अब एक तरह से डिफेंस पैक्ट, जो कि आपको पता है ओआईसी का काम जो है वो बेसिकली सिर्फ पॉलिटिकल और कल्चरल और इस तरह की चीज़ों के ऊपर है, वो इस तरह की चीज़ नहीं है जिस तरह ये डिफेंस पैक्ट है। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की चीज़ है, और ये नेटो स्टाइल, जिस तरह से आपने बताया कि नेटो एक डिफेंस पैक्ट है, जिस तरह सीटो सेंटो डिफेंस पैक्ट थे, तो ये उस तरह की एक डिफेंस पैक्ट है कि अगर एक पे हमला है, इसको एक और हम इंटरनेशनल रिलेशन में कहते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम। यानी बेसिकली यूएन में भी कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम तो है, लेकिन वो उसको आपने देखा है कभी भी वो ऑपरेशन में नहीं आता। तो यहाँ पे उम्मीद है कि इस कलेक्टिव सिक्योरिटी से एक डेटरेंस कायम होगी, और जो इसराइल और दूसरे इस तरह के ममालिक हैं वो फिर जो है वो मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर कोई इस तरह की चीज नहीं सोच सकेंगे। अच्छा, इसमें एक और बात आपको मैं याद दिलाऊंगा, अभी जिस तरह बात हुई थी कि हूथीज के हवाले से, कि हूथीज ने जो है वो बेसिकली बाबुल मंदब पे पाकिस्तान ने उनको थ्रेट किया था। तो रिसेंटली अभी अब अगर न्यूज़ देखें तो आज की खबर ये है कि एक जो है वो अटैक हूथीज ने किया जिसमें 3 लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उनमें से 2 पाकिस्तानी हैं। तो अभी ये एक बड़ी न्यूज़ मेरे ख्याल में जो इस तरफ आप देखें तो ये भी एक टेस्ट केस अभी होगा कि इसको किस तरह से पाकिस्तान हैंडल करेगा, और ये जो हूथीज वाला मामला है उसके ऊपर आगे चल के क्या होगा, क्योंकि सऊदी अरब के हवाले से देखें तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त उनको हूथीज का ही है, और ये जो सिक्योरिटी पैक्ट है वो किस तरह से इसको हूथीज को कंट्रोल करने में सऊदी अरब की हेल्प करेगा, पाकिस्तान और तुर्की वो किस तरह से उसमें मदद कर सकते हैं, और ये जो अटैक हुआ है तो उसका जवाब क्या आएगा। अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन मेरे ख्याल में इसका कोई स्ट्रांग जवाब पाकिस्तान जरूर सर, आना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा से चीज़ों को ज़रा डिफरेंट पैराए में देख रहा है, और मुझे लगता है पाकिस्तान चीज़ों को बामी तौर पर हल करने पर ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। और अच्छी चीज़ भी है कि फौरी रिएक्शन बहुत सारी चीज़ों को ख़राब करता है, और इस पूरे खित्ते को अभी फौरी रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है, और चीज़ों को डिफरेंट पैराए में देखने की ज़रूरत है। वहाँ भी कुछ मामलात हैं, यहाँ भी कुछ मामलात हैं, वो एक अलग मैटर है, उसको भी शायद मुझे लगता है पाकिस्तान को बामी तरीके से हल करने की तरफ जाएगा। पहले ये ज़रा ईरान अमेरिका वाला मैटर हल, इस पर ज़रा बात करनी है जी। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाने का कहा जा रहा है, वापस आऊँगा। अब ज़रा आबनाए हुर्मुज़ और ईरान अमेरिका वॉर, इसकी क्या सूरत हाल होने जा रही है, या वाकई में कोई मुआहिदा जिसका एक बार फिर अमेरिका की तरफ से भी जिक्र हो रहा है, थिंक टैंक भी कह रहे हैं कि अब काफ़ी हो चुका, अब एक कंक्रीट मुआहिदे की तरफ जाया जाए, और ईरान तो ये कह रहा है मुआहिदा होगा ही तब हम जंग का खात्मा चाहते हैं, वो जंग बंदी चाहते हैं। ये बहुत एक डिफरेंट सोच है। डॉक्टर सजाद बुखारी साहब, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक तरफ ईरान बिल्कुल ठीक, वो कहते हैं जी जंग का खात्मा होना चाहिए, जबकि अमेरिका बज़िद है जंग बंदी होनी चाहिए। जंग बंदी हमने देख ली, MOU के 60 दिन के टेक्निकल मामलात ही आगे नहीं बढ़े, तो बीच में दोबारा जंग शुरू हो गई। 10-12 दिन बहुत खौफनाक रहे इस पूरे खित्ते के लिए। ईरान फिर मुस्तैद खड़ा रहा और बड़ा बेहतर जवाब दिया, जिसके बाद अमेरिका के लिए एक बार फिर पूरी दुनिया की हेडलाइंस में परेशानी आ गई। अच्छा अरसलान, इसका आसान अल्फाज में देखने वालों के लिए भी बड़ा आसान अल्फाज में अमेरिका की जो इस वक्त सूरत हाल है, जो कि US सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की हालिया रिपोर्ट और अमेरिकी जो दिफाई जो उनके जो वार मिनिस्टर हैं शायद, उनके साथ एक तवील नशिस्त हुई डोनाल्ड ट्रंप की, और उन्होंने बड़ी झाड़ पिलाई हुई कि जी आप कह रहे हैं हमारे जो है मिसाइल स्ट्राइक मिसाइल खत्म हो गए, हमारे इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए हैं, ये कैसे हो गया। तो अमेरिका इस वक्त ये काम करता है जिसको ईरान भांप चुका है। यानी आपने कभी उस नशा करने वाले इंसान को देखा है, एडिक्ट को जो हीरोइन का नशा करता है, तो वो तैयार हो जाता है अक्सर कि उसको आप सेहत के मरकज में दाखिल कर दें ताकि वो 1 महीने 1.5 माह मरकज में रह के दोबारा से उसके अंदर एनर्जी आए और फिर दोबारा से वो नशा शुरू कर दे। तो उसको थोड़ा सा वक्फा चाहिए होता है। अमेरिका यही काम करता है क्योंकि उसकी प्रोडक्शन हो रही होती है साथ में मिसाइल्स की। असला जो है आपको पता है बहुत डिस्टेंस है असला आने में, तो जब तक उसका असला पहुंचता है उसके रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं, दोबारा असला आते हो, फिर ईरान पर हमला करना शुरू कर दे। तो ईरान ने इस मामले को बांट लिया, तो इसलिए उसको मुस्तकिल जंगबंदी का कह रहे हैं। लेकिन अब ईरान एक और बड़ा हार्श और एग्रेसिव स्टांस लिए हुए आगे बढ़ रहा है, और ये बैनुल अक़वामी मीडिया इसको कोट कर रहा है, और वो ये है कि नेवल ब्लॉकेट को ईरान कहता है कि अब खत्म होना चाहिए।
और जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो इस हवाले से जो है ना IRGC इस हवाले से सख्त मौकिफ रखे हुए हैं कि जो नेवल ब्लॉकेड है उसको ईरान को खत्म करना पड़ेगा। तो एक तो ये इसका सबसे आम पहलू है जिसे देखने की जरूरत है। दूसरा ये है कि ये बात अब मान लेनी चाहिए, कबूतर की तरह आंखें बंद करने का कोई फायदा नहीं होगा। अमेरिका ने मिस कैलकुलेशन की थी, वो सोच नहीं सकता था उसके साथ क्या होगा, और इजराइल ने बुरे तरीके से अमेरिका को इस वार में, इस दलदल में जो है वो फंसा दिया है, और इतनी बुरी तरह फंसा दिया है कि बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान भी उठाना पड़ा। और वो जो एक बदमस्त हाथी वाला जो एक वो परसेप्शन थी, एक खौफ था सुपर पावर का, कहीं भी जाके कुछ भी कर सकता है, वेनेजुएला की तरह जाके उनके जनाब सरबराह को जो है वहां से उठा लेगा रातों रात, यहाँ पे भी तेल पे कब्जा कर लेगा। और ये डोनाल्ड ट्रंप की एक टैक्टिक्स थी, उन्होंने ये कमिटमेंट भी की थी अपने लोगों के साथ कि मैं ईरान के तेल पे कब्जा कर लूंगा, लेकिन वो ईरान के तेल पर भी कब्जा नहीं कर सका। तो ईरान के बदतरीन, एक तो वहां पर जो है रिजीम चेंज नहीं कर सका, तेल पे कब्जा नहीं कर सका, अपने अहदाफ को हासिल नहीं कर सका, यूरेनियम की इनरिचमेंट के हवाले से जो है वो अपना मौकिफ जो है उससे वो पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है, और न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से वो बैकफुट पर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ईरान के पास इस वक्त एक अच्छा मौका है, वो अपने जो 14 से 15 नुकात हैं उसको मैक्सिमाइज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टेट ऑफ हुर्मस, जिसको उसने भरपूर एक्सरसाइज की है, भरपूर उसने उसको यूटिलाइज किया है। उसने मेरीन्स माइन बिछा के लोगों के लिए टेंशन बनाई है। गो के ये है मसला कि ट्रेड होनी चाहिए, स्टेट ऑफ हॉर्मस को खुलना चाहिए, लेकिन ईरान के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं, और ईरान ने उस ऑप्शन को भरपूर अंदाज से एक्सरसाइज किया और अमेरिका को बैकफुट पर ले गया। लेकिन एक और जो सबसे बड़ा मसला आने वाले दिनों में खड़ा होगा वो है $1 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उनके डिपो हैं या असले के गोदाम हैं या उनका मिसाइल सिस्टम है या उनका जो रिजर्व्स हैं ऑयल के, जिस तरीके से उसको तबाह किया है। तो $1 ट्रिलियन जो है अब वो ईरान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो अब ईरान ने कहा है कि वो तमाम मुंजमद असासे जो है उनको बहाल किया जाए, उनका जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का अजाला किया जाए। तो अब अमेरिका एक चुंगल में फंस गया है, एक दलदल में फंस गया है, और उसको फंसाने वाला ये शैतान मरदूद बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि एक नापाक रियासत को इस वक्त हेड करते हुए कत्लो गारत का बाजार गर्म किए हुए, और शर्म आनी चाहिए उन ममालिक को, मैं वाज़े तौर पर कह रहा हूं, उन ममालिक को शर्म आनी चाहिए जिनकी सरहदों का इस्तेमाल करते हुए गजा के अंदर जो है बर्बरियत दिखाई है इजराइल ने, और उनको एक मर्तबा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि कल जब उन पर बुरा वक्त आएगा, क्योंकि ग्रेटर इजराइल जो है वो महदूद नहीं है, वो अगर साउथ लेबनान तक जा सकता है, ईरान को वो उसका हिस्सा समझ सकता है, तो उसे ये भी लोग ममालिक को समझना चाहिए कि फिर कोई इससे नहीं बच सकेगा। आज अगर बात दुरुस्त इजराइल है। की इस नापाक रियासत के खिलाफ सख्त गिर मौकिफ ना अपनाया गया तो आने वाले दिनों में सुलगती हुई आग की लपेट में वो लोग भी आएंगे जो कहीं ना कहीं जो है एक मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए, और उन ममालिक को अपनी पॉलिसीज पे असर जायजा लेना होगा जिन 3 ममालिक ने खास तौर पर दोहा अकॉर्ड पर साइन किया। ठीक ये हो गया, दोहा अकॉर्ड पर साइन करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा उनके ठीक लिए, हो गया। सही मुश्किल डेट पैदा साहब, आप नाए हुर्मज़ उसकी सिचुएशन, ये जंग की सिचुएशन क्या देख रहे हैं इस वक्त? और एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हमारी बैरियर ने मुकम्मल कंट्रोल रखा है, दूसरी तरफ पूरी दुनिया इस दावे के बरक्स बातें कर रही है। जी बिल्कुल, ये बल्कि अभी रिसेंट जो रिपोर्ट है उसमें आपने देखा कि जो लेवल थी, यानी 11 जहाज़ गुजर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, तो अब वो नीचे होके 6 हो गए हैं। तो और ये ऑयल प्राइसेस भी आपने देखा है कि अभी ख़त्म हो गई हैं, तो सारी बढ़ रही हैं। तो इसमें एक और आप देखें कि ईरान काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है, यानी अभी जो सिचुएशन है उसमें ईरान ये समझता है कि एस्केलेशन लीडर का जो है वो उनके पास है कि वो उसको एस्केलेट करेंगे। इस वक्त जो है वो अंडर प्रेशर है ट्रंप और यूएसए, और वो चाहते हैं कि जल्दी सॉल्यूशन हो, जबकि ईरान को अभी कोई परवाह नहीं है। और इसी वजह से एक और बात देखें, ईरान का जो अभी जो स्टेटमेंट है वो बड़ा एग्रेसिव किस्म का स्टेटमेंट है, और वो उसमें ये कहते हैं कि अमेरिका जो है वो तो ये, यानी अमेरिका ने तो ये कहा था, ट्रंप ट्वीट किया था कि यानी अनकंडीशनल सरेंडर ईरान करे तो ही जंग बंद होगी। और अब जो है वो भीख मांगते फिर रहे हैं ट्रंप, ये वर्ड उन्होंने बेगिंग
निगोशिएशंस की बात की है कि अब ट्रंप जो है वो ईरान से निगोशिएशंस की भीख मांग रहे हैं और कहते फिर रहे हैं कि ईरान जो है हमसे निगोशिएट कर रहा है, जबकि हम कह रहे हैं कि हम कोई निगोशिएशन उनके साथ नहीं चल रहे। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल जो है ईरान का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये जो सूरत हाल अभी हुई है उसकी वजह से। और उनको ये भी समझ में आता है कि ईरान जो ट्रंप हैं वो बड़ी मुश्किल में फंसे हैं, और जो एक इलेक्शन जो आने वाले हैं उसके हवाले से भी ट्रंप के पास टाइम कंस्ट्रेंट्स इस वक्त ट्रंप के पास हैं, जबकि ईरान को कोई फिक्र नहीं है और ईरान परेशान नहीं है इस वक्त। और वो समझता है कि अगर ठीक है ट्रंप जो है टाइम लेते हैं तो इस चेस बोर्ड का जो गेम है उसमें उनकी पोजीशन ज़्यादा मजबूत है और ट्रंप की पोजीशन काफ़ी वीक है। तो इस वजह से वो एक कोई सेफ पैसेज भी ट्रंप को देने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप की कोशिश इस वक्त यह है कि वो ईरान के लिए कोई सेफ पैसेज ले और उसके इससे निकल आए, लेकिन ईरान जो है वो अपनी चीज़ें मनवाना चाहता है और उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि वो जो है वो अपने पैसे वापस लेना चाहता है। वो जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे एक रीजनल कंट्रोल चाहता है जिसमें अमेरिका का कोई अमल दखल ना हो और वो ओमान और ईरान मिलके उसका कंट्रोल संभालें। और वो ये भी बात है कि ईरान ये भी कहता है कि ये जो अभी तेल की बंदिश है जो दुनिया सारी फंसी हुई है उसकी जिम्मेदारी ईरान के ऊपर नहीं आती, वो जो है वो सदर ट्रंप के ऊपर आती है और इसका जो है वो हल सर करने आती का तो भी है, सदर देखिए ट्रंप ना के रेड पास साहब, है। अच्छा खासा फ्री ब्लू कॉरिडोर था, उसको इतना इंटेंस कर दिया अमेरिका ने और बगैर किसी बेहतर प्लानिंग के तहत के मामला जब चले ही गए थे एमओयू की तरफ तो उनको एमओयू पे रहने देते, फिर इन्होंने एक नया मामला शुरू कर दिया और फिर ऐसी परेशानी में खुद फंस गए कि अब खुद एक टेक्निकल मुआहदे की बात करें। तो क्या हो सकता है कोई टेक्निकल मुआहदा? टेक्निकल मुआहदा मेरे ख्याल में उसमें जो ईरान की जो कंडीशंस हैं वो बहुत टफ होती जा रही हैं और वो फिर ट्रंप के लिए मानना बड़ा मुश्किल मेरे ख्याल में लगता है कि इस वक्त है। अभी इस वक्त यही बात हो रही है कि वो कौन सी कंडीशन, इसमें मेरे ख्याल में अगर अमेरिका ट्रंप इसको थोड़ा सा समझे तो ये जो मसला है ये सिर्फ अमेरिका का मसला नहीं है, ये जो मसला है ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। इसमें इनको यूएन की तरफ जाना चाहिए, इनको जो है वो सारे जो कंट्रीज हैं उनकी तरफ जाना चाहिए और सबको कहना चाहिए कि ये देखें मसला है। और उसमें उनको प्रॉब्लम यह है कि फिर वो जो 14 नुकात हैं उसके ऊपर उनको अमल करना पड़ेगा और ईरान भी उनको यही कह रहा है कि आप जो इस्लामाबाद अकार्ड है उसके ऊपर आप अमल करें तो फिर बातें जो है वो हल हो सकती हैं। और इस्लामाबाद अकार्ड जो जिस तरह से है उसके जो 14 पॉइंट्स हैं वो 14 के 14 पॉइंट देखें तो वो प्रो ईरान है, ईरान ठीक के है, मतलब मफाद वो में जो है। एमओयू है अभी तक मामला ये है कि वही पॉइंटर्स हैं। डॉक्टर सजाद साहब लास्ट व्यू बस शॉर्ट सा आपसे चाहिए, कोई टेक्निकल मुआहदा हो सकता है? तकनीकी जो मुज़ाकरात थे उसमें तो तातुल आ गया जो कि स्विट्जरलैंड में हो रहे थे और अमेरिका ने जो है एक मरतबा फिर जो है उसकी वायलेशन की है। तो अब बात मुज़ाकरात वाला जो पापड़ है वो अब नहीं तला जा सकता, क्योंकि उस पे ईरान ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया हाँ अब सिर्फ जंगबंदी जो है और गारंटी, ये गारंटी बड़ा एक इंपॉर्टेंट नुक्ता है। ये आने वाले दिनों में आपको इस एग्रीमेंट के अंदर ये चीज नजर आएगी कि अब ईरान जो है गारंटी और श्योरिटी मांगेगा इस चीज का, जिस तरह उसने IAEA से श्योरिटी मांगी थी अपने न्यूक्लियर ठीक, प्रोग्राम के लिए, अमन न्यूक्लियर प्रोग्राम जो अच्छा कि लग ये चुके आपने हुए बड़ा उसी टेक्निकल तरह पॉइंट था, हम वो चलें इस पे गारंटी भी मांगे। डॉक्टर साहब वक्त कम है, हम इस पे डिस्कशन इंशाल्लाह रखेंगे, लेकिन अब कोई श्योरिटी के बगैर दोनों हमारे जो एनालिस्ट हैं उनको लगता है कि श्योरिटी के बगैर ये मामला हल नहीं हो सकता और बात भी दुरुस्त है। डॉक्टर सजाद बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपका, सईद रेड साहब थैंक यू सो मच, नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, कल फिर होगी आपसे मुलाकात।